तो दरअसल एर्तुगरुल बनाई इसलिए गई थी कि टर्क सोच को दूसरों पे लागू किया जा सके, अगर मैं आसान अल्फाज में बोलूँ तो वहाँ लाजमन ऐसे कैरेक्टर्स भी आए जिसमें अरबों को गद्दार बताया गया। उस्मानी बादशाह ऐशो इशरत में बहुत बुरी तरह इन्वॉल्व हो चुके थे। आपने बात की ममालिकुन नार की, यानी किंगडम्स ऑफ फायर की, और ये बात हकीकत है कि सऊदी अरब हो गया और बाकी जो खलीजी रियासतें हैं वो टर्की को इतना पसंद नहीं करती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कहते हैं कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। एक नए सिलसिले के साथ मैं अब्दुल्ला शामिर आपके साथ मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं शहाब याकूब साहब। हमने अपने पिछले सिलसिले में बात की थी एर्तुगरुल के हवाले से और आप तमाम लोगों ने हमारी इस काविश को बहुत पसंद किया। आज हम बात करने जा रहे हैं एर्तुगरुल से आगे। हम बात करेंगे एर्तुगरुल के बाद ऐसी कौन कौन सी सीरीज़ मंजर आम पे आईं, और इसके अलावा हम बात करेंगे कि सल्तनत उस्मानिया आखिर क्यों ज़वाल पजीर हुई। हमारे साथ मौजूद है शहाब याकूब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सिलसिले को वहीं से जोड़ते हैं जहाँ पर पिछली मुलाकात में ख़त्म किया था कि आखिरकार एर्तुगरुल ज़रूरी क्यों, ये सोशल इंजीनियरिंग क्यों ज़रूरी है? अब्दुल्ला, पहले तो सोशल इंजीनियरिंग की इस्तिलाह को ज़रा आसान फहम कर देते हैं। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब है जहन साजी। इट्स अ बैटल ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स। एक कौम, एक मुल्क अगर समझता है कि उसका नज़रिया सही है तो वो चाहेगा कि उसकी आवाम या उसकी सरहदों से बाहर की आवाम भी उस चीज़ पर आए, उस चीज़ को कबूल करे। तो सोशल इंजीनियरिंग इस चीज़ का नाम है। यानी कि आसान अल्फाज में बोलूँ तो अपनी सोच को दूसरे पे थोपना कह सकते हैं अब्दुल्ला। मेरे ख्याल से थोपना कह सकते हैं, या अगर एजुकेटेड अंदाज से कहें तो उनके दिलो दिमाग को जीतना, ये है सोशल इंजीनियरिंग। तो दरअसल एर्तुगरुल बनाई इसलिए गई थी कि टर्क सोच को दूसरों पे लागू किया जा सके, अगर मैं आसान अल्फाज में बोलूँ। अब्दुल्ला, जो आपने कहा कि थोपना, या कोई भी कौम जब उभरती है या वो अपने आप को आलमी स्टेज पे आगे लाना चाहती है तो उसको सोशल इंजीनियरिंग करना ज़रूरी होता है। जैसे कि आपने तुर्की की मिसाल दी, यही चीज़ अगर हम देखेंगे किसी भी वर्ल्ड वॉर के बाद जो उसके फातिह थे तो उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग के ज़रिए अपने अवाम तक उनकी जहन साजी इस अंदाज में की। अगर हम बात करेंगे उस दौर की जब पूरी दुनिया में चंद मुल्कों ने अपनी हुकूमतें कायम की, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, चाहे वो पोर्चुगीज़ हो, स्पेनिश हो, इटालियन हो, तो उन्होंने हर जगह आर्ट का, मीडिया का, उस ज़माने का जो भी मुरवजा, उस ज़माने में जो भी चल रहा था मीडिया, उसको इस्तेमाल किया। और यहाँ तक कि उसके असरात ये हुए कि लोगों ने अपने आकाओं के अंदाज से बोलना, चलना, खाना पीना, ओढ़ना पहनना सीखा और उसमें उन्होंने फ़ख्र महसूस किया। आपकी बात वजह तौर पर दुरुस्त है कि टर्की एक तरह से सोशल इंजीनियरिंग कर रहा है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया को दिखाना चाहता है। लेकिन अगर हम तारीख़ का मुताला करें और देखना चाहें क्या ऐसा ही है जैसा टर्की दिखाना है, टर्क्स वैसे ही फातेह और बड़े मजबूत लोग हैं जैसे एर्तुगरुल में दिखाया गया है, तो हम ज़रा तारीख़ का मुताला करते हैं। सिलसिला ये है कि एर्तुगरुल ने बहुत सारी फतूहात की। उस फतूहात के बाद उस्मान, जो एर्तुगरुल के साहबजादे थे, उन्होंने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी और उनके साहबजादे उरहान ने बहुत सारी फतूहात की, बहुत सारी जंगें लड़ी, मंगोलों से जंग लड़ी, बाज़ंताइन जो ईस्टर्न यूरोपियन थे उनसे जंग लड़ी। इसके अलावा बाकी टर्क कबाइल से जंग लड़ने के बाद सल्तनत उस्मानिया को मुख्तलिफ 3 बर्रे आज़म तक फैला दिया। लेकिन उसके बाद क्या होता है, तारीख़ ने क्या देखा कि उनके उरहान के 3 साहबजादे थे और पहला साहबजादे का नाम था सुलेमान, जो उरहान के दौर में ही इंतकाल फरमा गए थे। उसके बाद उनके 2 साहबजादे बचे, एक मुराद और दूसरा खलील। मुराद ने बादशाहत को हासिल करने के लिए, खिलाफत को हासिल करने के लिए क्या किया, मुराद ने अपने दूसरे भाई खलील को मरवा दिया और ये सिलसिला सदियों तक चलता रहा कि एक भाई इक़्तिदार को हासिल करने के लिए दूसरे भाई का कत्लेआम कर दिया करता था। सर, आपको क्या लगता है, क्या यही वजह सल्तनत उस्मानिया की ज़वाल की बाइस बनी या इसके अलावा भी कोई और वजूहात थी? अब्दुल्ला, जो आप कह रहे हैं कि क्या यही वजह बनी, ये एक वजह हो सकती है। किसी भी सल्तनत के अंदर इस तरह की अंदरूनी साजिशें होती रहती हैं। हम मुग़लों के दौर में भी देखते हैं कि एक बादशाह अपने वालिद को भी कैद करवा देता है क्योंकि उसका वालिद उसके ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा था। मैं मिसाल दे रहा हूँ आलमगीर के और उनके वालिद जहांगीर की। तो ये चीज़ तो चलती रही, लेकिन इसके अलावा भी फैक्टर्स होते हैं। किसी जगह पे अपनी कौम को बरतर समझना, दूसरों को नीचा समझना,
वो कहीं भी अगर आ जाता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल पजीर होती है वो सल्तनत। बैरूनी साजिशों को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जैसे कि इकबाल ने किसी अपनी एक नज़म के मिसरे में कहा है, सादगी अपनों की औरों की अय्यारी भी देख। तो ये भी होता है। तो बहुत सारी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। कभी कभार कोई तहजीब, कोई सिविलाइजेशन कंप्लेसेंट हो जाती है, वो आगे तरक्की नहीं करना चाहती, वो अपनी अय्याशियों में ज़्यादा गुम हो जाती है। उनको दुनिया की नेमतें इतनी मिल जाती है कि वो कहती है कि हमने जितना हासिल करना था वो कर लिया। तो इस तरीके से उनके अंदर वो आगे बढ़ने की जुस्तजू ख़त्म हो जाती है और यहीं से उनका ज़वाल शुरू होता है। बात चल रही है खिलाफत उस्मानिया के ज़वाल के हवाले से, तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि एक अरसे तक ये सिलसिला चलता रहा कि एक भाई खिलाफत को हासिल करने के लिए काफ़ी सारे भाइयों का कत्ल कर दिया करता था। लेकिन उसके बाद कुछ रहम करने वाले भी खलीफा नज़र आते हैं कि जिन्होंने बादशाह बनने के बाद अपने भाइयों को कत्ल नहीं किया, उनको नज़रबंद कर दिया। अब हुआ क्या, खिलाफत उस्मानिया के काफ़ी सारे खलीफा, अगर आप एक एवरेज निकालें तो कम से कम 10 साल की नज़रबंदी सहने के बाद, या 10 साल से ज़्यादा की नज़रबंदी सहने के बाद खलीफा बनते थे। आप ज़रा सोचिए, हम इस कोविड-19 के अंदर 1 महीना उनसे घर में रहा नहीं जाता। एक इंसान 10 साल तक अगर नज़रबंद रहेगा तो उसकी जहनी कैफियत क्या होगी। तो ये भी बहुत बड़ी वजह थी कि उनसे ऐसे कुछ फ़ैसले हुए जिसकी वजह से उनकी जहनी कोफ्तगी का, जो उनकी तकलीफ़ का, उनकी जहनी परेशानियाँ या जहनी बीमार होने के बाद वो खलीफा बनते थे। तो सर, आपको क्या लगता है ऐसा कि खलीफा 10 साल की नज़रबंदी सहने के बाद कम से कम वो खलीफा बन रहा है, तो उससे कुछ ऐसे गलत फ़ैसले हो सकते हैं कि जिसकी बुनियाद पे खिलाफत डाउनफॉल का शिकार हो जाए? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हो सकता है कि ये फैक्टर भी हो, इसके अलावा दूसरे फैक्टर्स भी हो सकते हैं। हो सकता है किसी खलीफा की तरबियत किसी अंदाज से सही नहीं हुई हो, परवरिश सही नहीं हुई हो, और उसकी वजह से ऐसे फैसले हुए जिसका खुमियाजा, जिसका नुकसान पूरी उम्मत को भरना पड़ा। अगर मैं इस सिलसिले में देखूं तो कुछ वाक़या यूँ हुआ था कि 16वीं सदी में इजिप्ट के अंदर हुकूमत थी ममलूकों की, और उनका एक सुल्तान था, उनका लक़ब सुल्तान चलता था, तुमन बे। और तुर्की में थे सुल्तान सलीम अव्वल। इनके दरमियान, वो तो हिस्ट्री बहुत लंबी है, मैं उसको इतना ज़्यादा बयान नहीं करूँगा, कि उनके दरमियान जो भी मसले मसाइल हुए और फिर उसका जो अंजाम हुआ, तो वहाँ पर तुर्कों की तरफ से भी ज़्यादती हुई अरब अक़वाम पर। अब ये चीज़ उनके कॉन्शियंस में, उनके तहत शऊर में बैठ चुकी थी कि यानी हमारे साथ ये जुल्म कर रहे हैं, इवन दो ये भी कलमा गो हैं, हम भी कलमा गो हैं। मगर यहाँ पर वो कौम परस्ती का उनसर नज़र आता है, और ये कौम परस्ती ने फिर आगे जाके मसले मसाइल पैदा किए जब वर्ल्ड वॉर 1 का ज़माना आया, या उससे ज़रा पहले का ज़माना। यानी कि आप कह रहे हैं कि वो बाल्कान वॉर का दौर, जिसके अंदर बाल्कान के इलाके में बहुत सारी जंगें हुई, और इस हवाले से कहा जा रहा है कि सऊदी अरब ने कोई एक बड़ी ज़बरदस्त सीरीज़ भी बनाई है। अब्दुल्ला, इसका बैकग्राउंड ये है कि 2018 में एक सीरीज़ स्टार्ट होती है टर्की में, जिसका नाम है मेहमत चेक, द लिटिल मोहम्मद। अपने सोल्जर्स के लिए वो ये एक फ़ख्रिया अंदाज में ये इस्तेमाल करते हैं कि ये सारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम में अपने मुल्क व मिल्लत के लिए ये मेहनत करेंगे। यहाँ पर उस सीरीज़ में चूँकि उसका बैकग्राउंड वर्ल्ड वॉर 1 के ज़माने में है, उसकी पहला जो सिलसिला है, सीज़न कह ले, उसका नाम है कूतुल इमारा। दूसरे सीज़न का नाम है कूतुल सफ़र। कूतुल इमारा इराक़ में एक कस्बा है, एक इलाका है, जहाँ पर अलाइड फोर्सेस, जिनका लीडर था ब्रिटिश, उनको बहुत बुरी शिकस्त हुई थी तुर्कों के हाथों। तो उस बैकग्राउंड में ये बताई गई। अब चूंकि उस ज़माने में ब्रिटिशर्स अरब कबीलों को उकसा रहे थे कौम परस्ती के जज्बात के ऊपर तुर्कों के खिलाफ, तो वहाँ लाजमन ऐसे कैरेक्टर्स भी आए जिसमें अरबों को गद्दार बताया गया। तो यहाँ पर शायद अरब सल्तनतों ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नेगेटिव लिया। अच्छा, ये भी जहन में रखें कि 2016 में सऊदी अरब का और कतर का मसला पैदा हुआ था। तुर्कों ने कतर का साथ दिया, तो तुर्क जो हैं वो सऊदी अरब की नज़र में बुरे ठहरे। तो इन चीज़ों ने जो वहाँ की रूलिंग क्लास है उसको इस चीज़ पे मजबूर किया कि वो एक सीरीज़ बनाए जिसमें तुर्कों का बुरा भला कहें, और उस सीरीज़ का नाम है, बहुत ही हेवी इन्वेस्टमेंट से उन्होंने स्टार्ट की, उसका नाम है ममालिकुन नार, किंगडम्स ऑफ फायर। अब इवन दो
कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई, उसको वो पसीराई नहीं मिल सकी जो अर्तुगरुल की किस्मत में लिखी हुई। उस सीरीज़ में जो बैकग्राउंड था वो ये था कि एक ममलूक बादशाह था, एक डायनेस्टी चली थी, गुलामों की डायनेस्टी थी वो, और उनका जो आखिरी बादशाह था तुमन बे, और तुर्कों का बादशाह था सुल्तान सलीम अव्वल। उनके दरमियान कोई तनाज़ा हुआ और उसके अंदर तुर्कों का जुल्म जबर था। तारीखी तौर पे ये बात कितनी दुरुस्त है, कितनी सही है, हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक कौम बिल्कुल फरिश्ता सिफत हो और उससे किसी गलती का ज़हूर नहीं हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ तुर्कों से गलतियाँ हुई होंगी और वो बादशाह ने सरेंडर भी कर दिया, और उसके बाद कुछ गद्दारों ने जो उम्मत का इत्तेहाद नहीं चाहते थे, उन्होंने साजिशें की, और फिर वहाँ पर उस बादशाह को फांसी दी गई, हालांकि उसका जुर्म इतना बड़ा नहीं था। तो वहाँ पर फिर वो नफरत और बैठ गई अरब अक़वाम में तुर्कों के खिलाफ, जिसने फिर जाके जो लावा बन के फटा जब तुर्कों ने आहिस्ता आहिस्ता, जब अरबों ने तुर्कों से अपनी अपनी ज़मीनें वापस देना शुरू की। आपने बात की ममालिकुन नार की, यानी किंगडम्स ऑफ फायर की, और ये बात हकीकत है कि सऊदी अरब हो गया और बाकी जो खलीजी रियासतें हैं वो टर्की को इतना पसंद नहीं करती। इसकी वजह यह है कि ये तमाम रियासतें पोस्ट वर्ल्ड वॉर फॉर्मेशन में आती हैं, ब्रिटिशर्स ने उनको सपोर्ट किया, और जाहिर सी बात है जब आप किसी रियासत से निकलते हैं, आप एक अलहदा रियासत बनाते हैं, तो आपको अपनी पुरानी रियासत को पसंद नहीं होता। वही वाली हाल जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के हवाले से आप कह सकते हैं। तो अगर हम और कुछ अवामिल की बात करें जो ज़वाल सल्तनत उस्मानिया का बायस बने, तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि उस्मानी बादशाह ऐशो इशरत में बहुत बुरी तरह इन्वॉल्व हो चुके थे, और उनका ये आलम था कि वो अपनी जो बीवियां होती थी वो भी यूरोप से लाया करते थे, हर चीज़ उनको अपनी बेस्ट चाहिए थी। और ये बात यहाँ पे नज़र आती है कि जिस तरह से अर्तुगरुल के अंदर इनको एक कबायली दिखाया गया है, टेंट्स में रहने वाला दिखाया गया है। अगर आप एक्चुअल टर्की जाएँ, आप ये सवाल लाजमी करेंगे कि ये कौन से टर्की हैं, ये कौन से अर्तुगरुल के मानने वाले हैं जो इतने बड़े बड़े पैलेसेस में रहते थे। तो ये बात एक हकीकत है कि ऐशो इशरत की वजह से बहुत सारी सल्तनतें ज़वाल पजीर होती हैं। जी जनाब, हमने आज बात की अर्तुगरुल से आगे बहुत सारी सीरीज़ की जो अर्तुगरुल के कॉन्टेक्स्ट में बनाई गई, जैसे कि ममालिकुन नार और महमद चिक वगैरह। मुझे उम्मीद है आज का सिलसिला आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसके साथ साथ हमारे नए चैनल बात निकलेगी तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके साथ ही मेरी और शाहब याकूब साहब की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।